बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। इसके समथिंग पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे और पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वो कहता है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। वो कहता है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होता है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। कि केमिकल चेंज के अंदर, एक केमिकल चेंज के अंदर ना तो मैटर क्रिएट होता है ना तो मैटर डिस्ट्रॉय होता है, वो जस्ट चेंज होता है। ठीक है, ये अदरवाइज असल में अगर हम ये अज्यूम ना करते स्टोइचियोमेट्री के अंदर तो हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं थे कर सकते। तो बैलेंस ना होने की वजह से हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे होता है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट इसका जो है वो मैंने आपको बता दिया है पहले पॉइंट के अंदर। वो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग अ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। यस, वो ओबे करता है। उसकी समथिंग रीजंस मैंने बताई है कि लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर हम कौन सी चीज़ों को अज्यूम करते हैं। हम अज्यूम क्या करते हैं कि मैटर जो है नॉट क्रिएटेड, पैदा नहीं किया जा सकता है, और मैटर नॉट डिस्ट्रॉय, और इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। कब? इन अ केमिकल चेंज, एनी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन के अंदर ना तो मैटर क्रिएटेड किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस केमिकल चेंज के अंदर वो ये बता रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता, ये चीज हम अज्यूम करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते होकर। ठीक है, अगर ये चीज हम अज्यूम ना करते तो हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते थे। सो इसलिए हम कह सकते हैं अदरवाइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अदरवाइज नो रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड इफ नॉट अज्यूम। अगर हम इसको अज्यूम ना करते तो कोई भी रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर सकते थे, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। यस, यस लगा के सामने, यस सामने वही क्वेश्चन लगा दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग अ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो कहता है मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस आवर सराउंडेड। हमारे इर्द गिर्द कई केमिकल रिएक्शन जो है वो वकूअ पज़ीर होती हैं। अभी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोयला जो है, जैसे कोयले को जलाती हैं तो ऑक्सीजन की वजूद में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, सेकेंडली हम बात कर लेते हैं, हम घरों के अंदर मीथेन वगैरह को जलाते हैं। मीथेन मतलब जो गैस है, तो उसको जलाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम जला रहे होते हैं, पेट्रोल वगैरह को जला रहे होते हैं, ऑक्टेन वगैरह होते हैं। ठीक है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होता है। अभी इनको जलाने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा थी होती है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और मीथेन के अंदर फिर ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। फिर ऑक्टेन के अंदर H 18 और ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन के अंदर इसमें भी सेम टू सेम वही सिचुएशन है। इसे बाद में बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इन रिएक्शंस के अंदर हमेशा हमें यही चीज देखने को मिलेगी कि ऑक्सीजन एक्सेसिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में बहुत ज्यादा 21% पे। ठीक है, अगर खत्म होगा तो कौन सी चीज खत्म होगी, ये चीज खत्म होगी, ये चीज खत्म होगी, ये चीज खत्म होगी। इट मींस इनमें लिमिटिंग एजेंट कौन से होंगे, कार्बन इसमें लिमिटिंग एजेंट होगा, मीथेन में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और ऑक्टेन इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की बात करते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द इन्वॉल्व हो रही होती है रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। वो कहते हैं कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम। वो कहते हैं नियॉन का अगर हर एटम की बात करें, नियॉन के 3 ही एटम्स मिलते हैं। एक सैंपल लें तो उसमें 3 किस्म के आइसोटोप्स उसके मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं नियॉन के, एक मिलता है 20, और एक मिलता है 21, और एक मिलता है
22 और इनकी डिफरेंट मिलती है। अभी देखिए यहाँ पे हमने सैंपल देखा है कि सैंपल के अंदर नियोन 40 मिल रहा है, नियोन 21 मिल रहा है, नियोन 22 मिल रहा है। तो किसी भी एटम का जो है आपके पास वो मास जो है वो 20.18 AMU नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक एवरेज मास है। मास ऑफ नियोन is 20.18 AMU। सो इसीलिए हम कह सकते हैं नो, यहाँ पे हमने जस्ट ये इस्तेमाल कर देना नो, वही क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देना। आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर कंप्लीट हो गया कि नो नियोन no individual neon atoms in the sample of the elements has the mass of 20.18 AMU। यही इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके आंसर को हम सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि अगर हम 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, 4 में 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लें। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड मैंने 1 मोल लिया और 2 मोल NaOH लिया और इसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के बाद जाहिर बात है साल्ट बनेगा N सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा H2O। ठीक है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड शुड कंप्लीटली रिएक्ट। अगर वो कहते हैं 1 मोल कंप्लीटली ये ले और 2 मोल ये ले, तो एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट करती हैं, तो कोई भी चीज इसमें बाकी नहीं बचती। Does the Avogadro's number help to explain it? क्या Avogadro's number इसे हेल्प कर सकते हैं एक्सप्लेन करने में? हाँ कर सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि हमें पता है कि इसके 1 मोल के अंदर H2SO4 के अगर क्या हो 1 मोल, अगर 1 मोल है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 6.02 10 की पावर 23 मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। क्योंकि इसके 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने H एटम मिलते हैं? कितने H को रिलीज करता है? 2H को रिलीज करता है, तो ये 2 मोल को रिलीज करेगा। ठीक है, अगर H की बात करें तो कितने मोल्स को रिलीज करेगा? 2 मोल्स H को रिलीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, ये बात पता चली कि कितने H पॉजिटिव को रिलीज करेगा? 2H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। जबकि दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें, उसमें क्या चीजें हैं? उसमें अगर हम जो है कितने मोल्स लेते हैं? 2 मोल्स लेते हैं बैलेंस कैलकुलेशन के लिहाज से, तो उसके 2 मोल्स में कितने मिलेंगे? ये 2 मोल हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23 है। और इसके दो जाहिर बात है 2 मॉलिक्यूल्स में 2 ही OH नेगेटिव मिलेंगे, ऐसे ही है ना? तो इसमें भी क्या होंगे? 2 मोल ही होंगे, और इसमें भी क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। अभी देखिए कि एक एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है? एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव हो। तो ये देख सकते हैं कि अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें 2 मोल्स H पॉजिटिव निकलते हैं, जिसकी वजह से वो कितने बन जाते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अभी इतने ही OH नेगेटिव कब बनते हैं? जब हम 2 मोल NaOH लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? 2 मोल NaOH लेते हैं, तो उसके बाद 2OH नेगेटिव के मोल्स बनते हैं, जो कि इतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मकसद ये है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है? इतने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। जबकि इसके 2 NaOH मोल्स अगर लेते हैं तो वो कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है? वो OH नेगेटिव इतने प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों की मकदार सेम नहीं होगी। इसके 1 मोल और इसके 2 मोल्स के अंदर ये दोनों की मकदार क्या हो गया? सेम हो गया। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके अगर 1 मोल लेते हैं और इसके 2 मोल लेते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीटली आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 की बात करते हैं। 5 में वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर हमने लेने, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर ले लिया हमने H2O, कौन सा है? ये 5 है। वो कहते हैं इसमें 2 मोल्स जो हैं वो बार्स मिलेंगे। सही कह रहा है। क्यों सही कह रहा है? क्योंकि ये देख लें इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है तो 1 मोल है। इसमें बॉन्ड्स की अगर बात करें तो 2 बॉन्ड्स हैं, तो इट मींस ये क्या होंगे? 2 मोल बॉन्ड होंगे। तो 2 मोल क्या होंगे?
बॉन्ड्स होंगे। इसका पहला पार्ट जो है उसका सोल्व होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं इसी क्वेश्चन के कि 3 मोल्स ऑफ एटम्स हैं, ऐसे ही है। इसमें एटम्स की अगर बात करें एक मॉलिक्यूल में तो 3 है, सो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होंगे 3 मोल्स ऑफ एटम्स होंगे। इसके बाद हम इसके नीचे वाले पॉइंट में चले जाते हैं। नीचे वाले पॉइंट में 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए 10, मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इट मींस ये क्या मिलेगा 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे इसके पॉइंट की बात कर रहे हैं कि क्या चीज है 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स, सही कह रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 प्रोटॉन मिलेंगे और 8 ही न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या मिलेगा 2 हाइड्रोजन है ना, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, जबकि दूसरा देख लो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक ही प्रोटॉन मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, इसको जमा करें 8 8 16 16 8 24 24 25 26 27 28, ये टोटल ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हो 28 हुए। इट मींस 28 मोल्स ऑफ फंडामेंटल particles of water in 1 mole। तो ये कंप्लीट हो गया उसका कि 1 मोल के अंदर जो है इतने फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके लास्ट पॉइंट को हम सोल्व करते हैं। लास्ट पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। अभी हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 6 पार्ट को, जिसमें वो बता रहा है कि नाइट्रोजन N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड में सेम नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलती हैं। तो वो सही कह रहे हैं। किस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन के अंदर हम देख लेते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलते हैं और नंबर ऑफ सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने मिलती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इट मीन 7 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 2 है तो 7 और 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसके प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो इसमें 7 ही प्रोटॉन्स, 7 ही दूसरे में प्रोटॉन्स, तो टोटल कितने 14 ही प्रोटॉन्स मिलेंगे। देन न्यूट्रॉन्स की बात कर ले तो न्यूट्रॉन भी सेम टू सेम वही सीक्वेंस से हमें देखने को मिलेगा। 7 न्यूट्रॉन इसके और 7 ही न्यूट्रॉन दूसरे के, न्यूट्रॉन दूसरे के, तो आपके पास 14 ही न्यूट्रॉन्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब 6 कार्बन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 6 ही बल्कि ऑक्सीजन कितने होंगे 8 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 8 मिलेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर करती हैं तो 6 इसमें मिलेंगे और 8 जो है वो ऑक्सीजन में मिलेंगे। टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम प्रोटॉन्स की अगर इसकी बात करते हैं तो 6 ही प्रोटॉन्स इसमें मिलेंगे और 8 प्रोटॉन्स मिलेंगे ऑक्सीजन में। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 14 प्रोटॉन्स हो गए। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स भी सेम टू सेम वही सीक्वेंस है। 6 न्यूट्रॉन इसमें से मिलेंगे कार्बन में और 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन में से। टोटल कितने हो गए 14 न्यूट्रॉन्स हो गए। अगर देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की क्वांटिटीज आपस में क्या आ रही है सेम आ रही है। सो वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर द सेम, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। मेरे ख्याल से ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर्स को हम स्टडी करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।